डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 1 को पढ़ाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, आप ये ना सोचें कि इस चैनल पर आपको इंग्लिश के वीडियो नहीं मिलेंगे। इंग्लिश स्पोकन के वीडियो भी आपको इस चैनल पर डेली एक वीडियो मिलेंगे। और साथ ही साथ इस चैनल पर आपको कक्षा 9 के साइंस, मैथ्स, कक्षा 10 के साइंस, मैथ्स के वीडियो भी आपको मिलेंगे। और भी आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पर भी वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्लास 9 कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 1। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 1। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप उन्हीं चीज़ों को सीखेंगे जो हेडिंग हैं और जो ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। मैं आपको यहाँ तक गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा वीडियो आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। अगर इस वीडियो अगर आपको किसी चैनल पर मिल रहा है तो आप मेरे वीडियो को मत देखिएगा, लेकिन एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आपको पसंद आए तब आप फिर दोबारा मेरे चैनल पर आइएगा, अन्यथा मत आइएगा। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अध्याय 1 का पहला हेडिंग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको जानना भी चाहिए। तो पहला क्या है? पदार्थ। देखेंगे यहाँ पर मैंने पदार्थ को लिखा हुआ। पदार्थ क्या है? तो पदार्थ किसे कहेंगे? वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान और आयतन होता है उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। पदार्थ को द्रव्य या पदार्थ कहा जाता है। मतलब पदार्थ कहेंगे तब भी बात एक है और द्रव्य कहेंगे तब भी बात एक है। फिर से सुन लीजिए, वह सभी वस्तु जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान और आयतन होता है उसे पदार्थ या द्रव्य कहेंगे। दुनिया की कोई भी वस्तु है, अगर वो स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान और आयतन है तो पदार्थ होगा। अब जैसे देखिए कलम, ये पेन देखिएगा, मैं इस पेन को यहाँ पर रख दिया। अब रख दिया तो देखिए ये कुछ जगह कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो ये जो कुछ जगह कवर कर रहा है और फिर इसमें कुछ द्रव्यमान है, तो कुछ द्रव्यमान है और कुछ जगह कवर कर रहा है, तो ये क्या है? पदार्थ है। इसी प्रकार से जो ये आप पेपर देख रहे हैं, ये जहाँ पर रखा हुआ कुछ जगह कवर किया हुआ है और फिर इसमें कुछ द्रव्यमान है, तो ये भी पदार्थ है। इस प्रकार की दुनिया की वो हर चीज़ जो आप देख रहे हैं, जिसको आप छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और फील कर सकते हैं और वो स्थान घेरती हैं और उनमें द्रव्यमान और आयतन है, उसे हम कहेंगे पदार्थ। ठीक, जैसे जल हो गया, पानी। यहाँ पर देखिए लकड़ी, कोई भी लकड़ी लेंगे कहीं भी रख देंगे तो वह स्थान घेरेगा, फिर उसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ। लोहा ले लेंगे, किताब, देखिए किताब कहीं पर रख देंगे और फिर देखेंगे वो जगह कुछ कवर करेगा और उसमें कुछ द्रव्यमान होता है, तो ये पदार्थ है। कुर्सी हो गया, स्थान घेरता है, द्रव्यमान है, पदार्थ। वायु देखिए, वायु को हम देख नहीं पाते लेकिन फील करते हैं, लेकिन वायु फील करते हैं। अब वायु स्थान घेरता है और वायु में भार भी होता है। अगर आपको कैसे पता हो कि वायु स्थान घेरता है, तो बैलून ले लीजिए और बैलून को उसमें वायु भर दीजिए, तो देखेंगे जब वायु उसमें भरेंगे तो बैलून का जो आकार है बढ़ जाएगा। ठीक, और उसको अगर कहीं आप वेट करेंगे, वजन करेंगे, भार निकालेंगे, तो उसका पता हो जाएगा कि इसका कुछ द्रव्यमान है। इसी प्रकार से मैंने अभी कलम आपको बताया, जल बताया। तो दुनिया की वो हर वस्तु जिसको आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और फील कर सकते हैं और उसमें द्रव्यमान और आयतन है, वो आपका पदार्थ है। ठीक, अब यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो शब्द आया, एक आया द्रव्यमान और एक आया आयतन, कि द्रव्यमान क्या होता है और आयतन क्या होता है। ठीक है, तो अब आप आपका अगला हेडिंग है द्रव्यमान को समझेंगे। द्रव्यमान क्या होता है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको पदार्थ समझ में आ गया होगा कि वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान और आयतन होता है उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा हेडिंग है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे किस कहेंगे? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की वास्तविक मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में, जैसे ये वस्तु है पेन, तो इस पेन को बनाने में जो पदार्थ लगा उसकी जो वास्तविक मात्रा है उसको हम क्या कहेंगे? इस वस्तु का द्रव्यमान। ये पेन है, पेन को बनाने में जिस पदार्थ का उपयोग किया गया और उस पदार्थ की जो वास्तविक मात्रा है, रियल क्वांटिटी जो है, उसी को हम कहेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान कहेंगे।
किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की वास्तविक मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसको यम से प्रदर्शित किया जाता है, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, ये जो पेन आपके पास है, इसमें पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल भी, गुरुत्वाकर्षण भी शामिल है और इसका द्रव्यमान भी शामिल है, दोनों। तो इसको अगर हम वेट करें, इसका वजन निकालें, तो इसमें भार हमें ज्ञात होगा। क्या ज्ञात होगा? भार। अर्थात इस पे बल भी पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल भी लगाया गया है, तो इसका वास्तविक द्रव्यमान अलग है और भार अलग होता है। भार अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है। अब बात समझेंगे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की वास्तविक मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। मतलब इस पेन को बनाने में जिस पदार्थ का उपयोग किया गया है और जितना किया गया वो उसका कहलाएगा द्रव्यमान। क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। ठीक है। अभी मैं आपको भार बताऊंगा, तो फिर उसके बाद भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगा। ठीक है। तो ये द्रव्यमान हो गया, जितना इस पेन को बनाने में जिस पदार्थ का उपयोग किया गया है उसकी मात्रा को हम कहेंगे द्रव्यमान। ठीक। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि द्रव्यमान का मान सदैव निश्चित होता है। द्रव्यमान का मान जो होता है वो सदैव निश्चित होता है, कभी भी नहीं बदलेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्थान परिवर्तित होने पर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इसका स्थान भी चेंज कर देंगे, सपोज डेट, मान लीजिए, स्थान चेंज करना मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रखा हुआ था, यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर रखा हुआ था, यहाँ पर रख दिए, इसका स्थान चेंज हो गया तो ये बदल जाएगा, ऐसा नहीं, या नहीं बदलेगा। इस स्थान चेंज होने की बात हो रही, मान लीजिए पृथ्वी पर पेन है, ये पृथ्वी पर पेन है और इस पेन को उठाकर चंद्रमा पर ले जाएंगे, तो जो द्रव्यमान इसका है वो निश्चित होगा, अर्थात जितने है उतने रहेगा। लेकिन अगर भार की बात करेंगे तो जो भार है वो चेंज हो जाएगा, पृथ्वी पर कुछ और रहेगा, चंद्रमा पर जाने के बाद कुछ और हो जाएगा। तो द्रव्यमान जो होता है स्थान चेंज कर देने से नहीं बदलता है, लेकिन जो भार होता है स्थान चेंज करने से बदल जाता है। ठीक है। तो यही आपको याद रखना है कि द्रव्यमान का मान सदैव निश्चित होता है, अर्थात स्थान परिवर्तित होने पर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब स्थान का मतलब आप समझ गए, ये नहीं कि यहाँ पर रखा है यहाँ रखे तो हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये पृथ्वी पर है, पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो इसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर भार की बात करेंगे तो भार बदल जाएगा। जो भार, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भार पृथ्वी पर होगा उसका 1/6 भाग हो जाएगा चंद्रमा पर, 1/6 हो जाएगा। सपोज डेट, मान लीजिए अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 490 न्यूटन है, 490 न्यूटन, और इसको अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसमें 1/6 कर दीजिए, 1/6 का गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो इसका चंद्रमा पर इसका भार होगा। मतलब यदि किसी वस्तु का भार 490 न्यूटन पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर ले जाने के बाद इसका 1/6 हो जाएगा, 1/6 भाग निकाल लेंगे, जो आएगा वो चंद्रमा पर होगा। ये दोनों में अंतर है, द्रव्यमान और भार में। अगला हेडिंग समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला हेडिंग है भार। अब भार को भी आप समझ लीजिए, भार क्या होता है? वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी वस्तुओं को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, भार कहलाता है। मतलब पृथ्वी जिस बल का प्रयोग करके वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसको हम कहते हैं भार। क्या कहते हैं? भार। वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है अर्थात खींचती है, उसको कहते हैं भार, वो भार कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की वास्तविक मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और भार किसे कहेंगे? वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, खींचती है, उसे भार कहते हैं। मैंने आपको बताया कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। द्रव्यमान जो पदार्थ की वास्तविक मात्रा होता है, लेकिन भार जो होता है ये पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल होता है। ठीक है। तो मैंने आपको कहा अभी कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 490 न्यूटन है और इसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसका भार चेंज हो जाएगा। देखिए, यहाँ भार का मान कभी भी निश्चित नहीं होता है, अर्थात स्थान परिवर्तित होने पर भार का मान बदल जाता है। इसे W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान में क्या पढ़े आपने कि द्रव्यमान का मान सदैव निश्चित होता है, अर्थात स्थान परिवर्तित होने पर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन भार का मान परिवर्तित हो जाता है, बदल जाएगा। अर्थात स्थान चेंज कर देंगे तो भार का मान बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान का मान नहीं बदलेगा। जैसे 400, अगर किसी वस्तु का भार 490 न्यूटन है, ये पृथ्वी पर है, इसी वस्तु को आप चंद्रमा पर लेके चले जाएंगे तो इसका 1/6 कर देंगे, जो आएगा भार
वो उस वस्तु का चंद्रमा पर होगा। भार की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि द्रव्यमान जितना है उतने है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी है, अब इसको अगर आप चंद्रमा पर भी ले जाएंगे तो वहां भी इसका द्रव्यमान 50 ही केजी होगा, अर्थात इसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक। अब भार और द्रव्यमान से रिलेटेड मैंने आपके सामने एक सूत्र लिखा है, द्रव्यमान तथा भार में संबंध। तो द्रव्यमान और भार में क्या संबंध है? भार बराबर होता है द्रव्यमान रहेगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक। अब इसको इंग्लिश में दर्शाएंगे तो W इक्वल टू M इंटू जी और W इक्वल टू mg हो गया। ठीक है। अब मैं इस पर आपको आधारित एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं, कैसे इसको करेंगे। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान है 50 केजी। ठीक। कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 50 केजी और उस पर देखिएगा जो पृथ्वी द्वारा बल लगाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण लगाया जाता है GM, वो लगता है 9.8 M/s² मीटर प्रति सेकंड, ये पृथ्वी पर द्वारा। अब अगर इसका वेट निकाला जाए, वेट तो हो जाएगा mg, अर्थात m का मान 50 kg, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा 9.8, गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 490 न्यूटन। ये जो आया ये भार है। ये क्या है? भार। ये पृथ्वी पर भार है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी है और इतना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वीय है, तो इसका जो भार आएगा इतना न्यूटन आएगा, ये पृथ्वी पर। लेकिन अगर इसी का भार चंद्रमा पर निकालेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये 490 न्यूटन का 1/6 हो जाएगा। सॉरी, ये 490 है। अब 1/6 करेंगे तो 6 से 490 में भाग दे दीजिए, कितना बार ले जाएंगे? 6 36, 8 6 48, 1 0, 6 3 18, सॉरी 6 कम 6, 4 आ गया, 6 6 36, यानी लगभग आ गया 81.6 न्यूटन, ये आ गया। अब बात आप समझिएगा कि यही भार देखिए पृथ्वी पर इतना था 490 न्यूटन और यही भार चंद्रमा पर बदल गया 81.6 न्यूटन हो गया। तो भार चेंज हो गएगा, स्थान चेंज कर देने से भार का मान बदल जाएगा। लेकिन द्रव्यमान का मान देखिए, द्रव्यमान था 50 केजी, चंद्रमा पर भी ये 50 ही केजी होगा, इसके में कोई बदलाव नहीं होगा। ये आपको याद रखना है कि द्रव्यमान का मान स्थान बदलने से नहीं बदलता है, लेकिन भार का मान स्थान बदल देने से बदल जाता है। ठीक। अगला पॉइंट समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला हेडिंग है आयतन। देखिए वॉल्यूम क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरे उसका आयतन कहलाता है। जैसे देखिए ये पेन है, इसको रख दिए, अब कितना स्थान घेरा, देखिए नीचे वाला पोर्शन जितना कवर कर रहा है उसका ये आयतन है। इसी प्रकार से पानी ले लीजिए, कहीं डाल दीजिए, जितना वो स्थान कवर करेगा उसका आयतन हो गया। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरे वो उसका आयतन होता है। किसी वस्तु द्वारा, देखेंगे, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी वस्तु जितना जगह कवर कर ले उसका आयतन होगा। अगला हेडिंग समझेंगे। अगला हेडिंग है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं। ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं? नहीं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब जैसे विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, लाइट आया, उसमें बल्ब लगा, आपने स्विच ऑन किया तो वो विद्युत ऊर्जा किस में बदल गया? प्रकाशीय ऊर्जा में। किसमें बदल गया? प्रकाशीय ऊर्जा में। तो इसी प्रकार से आप ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट रहेगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी कमेंट की रिप्लाई जरूर दी जाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल में लिखा है प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। आप सपोज देखिए प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। अब ध्वनि ऊर्जा क्या है? जैसे लाइट आया, उसमें आपने बाजा लगा दिया और उसके बाद चालू कर दिया, साउंड बजने लगा, तो वो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गया? ध्वनि ऊर्जा में। तो ऊर्जा को आप केवल परिवर्तित कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न
कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने अभी अब तक बताया आपको पदार्थ, द्रव्यमान, भार, आयतन, ऊर्जा। ठीक, अब आगे इसके समझेंगे और क्या है। डियर फ्रेंड्स, अगला हेडिंग समझेंगे। यहाँ लिखा है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। तो ये आपको याद करना है कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम क्या है। E = mc², जहाँ c जो है ये प्रकाश का वेग है, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, अगर आपसे कोई पूछे द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम बताइए तो क्या बताएंगे, E = mc²। ठीक, अब अगला हेडिंग देखेंगे। अगला हेडिंग आपके सामने है विसरण। विसरण क्या होता है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों के स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थ ले लीजिए, मतलब अलग अलग। अब समझो जैसे दो पदार्थ ले लिए, एक ले लिए जल, बात समझिएगा, एक ले लिए जल और एक ले लिए चीनी। ठीक, एक ले लिए जल, एक ले लिए चीनी, और इन दोनों को मिला दिए। क्या कर दिए? मिला दिए। तो जो जल के कण थे, चीनी के कण थे, एक दूसरे में क्या हो गए? मिल गए, अपने आप स्वतः मिल गए। तो इसी को कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं एक पदार्थ ले लिया जल और दूसरा ले लिया चीनी, और दोनों को मिला दिया, और दोनों को मिलाने के बाद देखेंगे जो एक दूसरे के कण अपने आप मिल जाएंगे, इसी को हम विसरण कहते हैं। ठीक, अगला डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला पॉइंट है अंतराआण्विक या अंतराणुक स्थान। मतलब अंतराण्विक स्थान किसे कहते हैं? पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। पदार्थों के कणों के बीच के रिक्त स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, आप याद रखिए कि जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कणों से। अगर आपसे कोई पूछे कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो कहेंगे कणों से मिलकर। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, सॉरी, पदार्थ के कण कितने बड़े होते हैं? तो पदार्थ के कण इतने छोटे हैं जितना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जितना हम सोच नहीं सकते, उतने छोटे पदार्थ के कण होते हैं। ठीक है, तो मैं पदार्थ के कणों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, पदार्थ के गुणधर्म क्या है। तो पहली पॉइंट है कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, जो कि इतने छोटे हैं तो जितना हम कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान, मतलब जैसे जल है आपका, ये पदार्थ है, ये जो बना है, इसके जो कण होते हैं इनमें खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान। क्या होता है? रिक्त स्थान। ये कण है सपोज डेट, तो इनके बीच में रिक्त स्थान, मतलब ये जगह होता है, खाली जगह, जिसको रिक्त स्थान कहा जाता है। खाली जगह को क्या कहते हैं? रिक्त स्थान। तो वही रिक्त स्थान या अंतराण्विक स्थान किसे कहते हैं? पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान को, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान। तो ये पदार्थ है, पदार्थ के कण हैं, और पदार्थ के कणों के बीच में जो जगह होता है, खाली स्थान होता है, उसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं। ठीक, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, जो कि इतने छोटे जितने हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तीसरी पॉइंट, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चौथी पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब खींचते रहते हैं। मतलब जो ये पदार्थ है, पदार्थ के ये कण है, ये कण है, ये कण इसको, ये कण इसको, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। अब जब देखिए ये पदार्थ है, सॉरी, कण है, ये पदार्थ के कण है और ये पदार्थ के कण है, और इनके बीच में ये स्थान है, तो ये हो गए रिक्त स्थान। ये और ये कण एक दूसरे के खींचते हैं, तो दूसरे एक दूसरे को तभी खींचेंगे जब इनके पास कोई बल होगा। तो इनके बीच में जो बल लगता है उसको कहते हैं अंतराण्विक आकर्षक बल। पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आकर्षक बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। मतलब जो पदार्थ के कण है, ये कण और ये कण, और इनके बीच में जो दोनों के बीच में बल लग रहा है, मतलब ये इसको खींच रहा है, ये इसको, तो एक बल का प्रयोग कर रहे हैं। जिस बल का ये प्रयोग कर रहे हैं उसे कहते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक, अगला डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला पॉइंट है संघनन। जब कोई गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है तो उसे संघनन कहते हैं। जब कोई गैस हो द्रव अवस्था में बदल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? संघनन। या इसको कह सकते हैं गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। मतलब जो गैस जो है वो द्रव बन जाए, उस घटना को, परिघटना को हम क्या कहेंगे? संघनन। जैसे ये जल है, जल को आपने हीट किया तो ये वाष्प में चेंज हो गया। क्या हो गया? वाष्प में, तो बन गया गैस। अब इस वाष्प को अगर आप किसी पात्र के द्वारा रोक दें
तो वो पुनः ठंडा होकर बन जाएगा द्रव, अर्थात फिर से जल बन जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं? संघनन। जब कोई गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है तो उसे संघनन कहते हैं, अर्थात गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर गैस द्रव बन जाए तो वो क्या हो गया? संघनन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक, आगे समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, जो पदार्थ होती हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, अर्थात भौतिक आधार पे पदार्थ तीन प्रकार का होता है, एक ठोस, द्रव, एक गैस। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? तीन अवस्थाएं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो अब इनको बारी बारी से समझेंगे कि ठोस अवस्था क्या है, द्रव अवस्था क्या है और गैस अवस्था क्या है। ठीक, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने देखेंगे ये सभी हेडिंग में है। ठोस अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों का मान निश्चित होता है। मतलब पदार्थ की वह अवस्था, बात समझिएगा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों का मान निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे देखिए, लकड़ी ले लीजिए कोई, तो लकड़ी का जो आकार होगा क्या होगा? निश्चित होगा। मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी होगी निश्चित होगी, और उसका आयतन भी, अगर उसका आयतन निकाल लेंगे तो उसका आयतन भी निश्चित होगा, अर्थात जितना है उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं। पत्थर ले लीजिए, पत्थर का आकार भी निश्चित होता है। कोई पत्थर ले लेंगे उसका आकार निश्चित होता है, जैसा वैसे ही रहेगा। बर्फ हो गया, पुस्तक हो गया, ईंट हो गया, अर्थात वो जो सभी भी जितने भी आप देख रहे हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो वो होते हैं ठोस। क्या होते हैं? ठोस। ईंट हो गया आपका। ठीक, अब इस प्रकार से पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों का मान निश्चित हो उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, बर्फ, पुस्तक, ईंट, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे हैं जिनको आप कह सकते हैं। दूसरा है द्रव अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के आयतन का मान तो निश्चित होता है परंतु आकार का नहीं। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 1 लीटर दूध, तो उसका आयतन कितना होगा? 1 लीटर। लेकिन उस 1 लीटर दूध को अगर किसी गोल पात्र में रख देंगे तो उसके आकार का हो जाएगा। मतलब जिस पात्र में आप उसको रखेंगे उस पात्र का वो आकार ले लेगा। दूध का आयतन 1 ही लीटर होगा हमेशा, लेकिन जिस पात्र में उसको आप रखेंगे उसका आकार ले लेगा, अर्थात उसका आकार निश्चित नहीं है। अगर वो गहरे वाला है, गहराई वाला पात्र है तो उस आकार का होगा, चौड़ाई वाला पात्र है तो उस प्रकार का होगा। अर्थात कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि 1 गिलास पानी ले लीजिए, उस 1 गिलास पानी को अलग अलग पात्रों में रखिए, जिस जिस पात्र में वो रखेंगे उस पात्र के आकार को ग्रहण कर लेगा, अर्थात उसका आयतन तो निश्चित रहेगा। वो गिलास, एक ही लीटर पानी रहेगा, लेकिन आकार उसका बदलता रहेगा। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है द्रव अवस्था। ठीक, द्रव अवस्था। अगला आपके पास हेडिंग है गैस अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का ना तो आकार निश्चित होता और ना ही आयतन, मतलब ना आकार निश्चित रहेगा और ना ही आयतन, उसे गैस अवस्था कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जलवाष्प हो गया आदि। इनकी जो होती है ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक, ये हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद मतलब ऑक्सीजन ले लीजिए और इसको देखेंगे, इसकी आयतन निश्चित नहीं होगा और ना ही इसके आकार निश्चित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों ना निश्चित हो उसे कहते हैं गैस अवस्था। ठीक, अब बात इसमें बारीकी वाली बात ये समझेंगे कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस अवस्था के पदार्थ होते हैं, बात समझेंगे, जो ठोस अवस्था के पदार्थ होते हैं उनके कण इस तरह से होते हैं, अर्थात इनके बीच में जो दूरी होती है, रिक्त स्थान, अंतराण्विक स्थान ना के बराबर होती, बहुत मामूली सा। ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच थोड़ा इस तरह से जगह होता है, गैपिंग होती है, अंतराण्विक स्थान इस तरह से होता है। और जो गैस अवस्था के पदार्थ उनके कणों के बीच इस प्रकार से होता है, मतलब इनके कणों के बीच में दूरी ज़्यादा होता है, द्रव में कम होता है और ठोस में बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ठोस के कण के बीच की रिक्त स्थान जो होता है कितना होता है, तो कहेंगे द्रव की अपेक्षा अधिक होता है, कम होता है। सबसे कम कणों के बीच में रिक्त स्थान ठोस के होते हैं,
उससे अधिक द्रव के होते हैं और उस सबसे अधिक गैस के होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपको जानना है। अब अगला हेडिंग देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला हेडिंग है घनत्व। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। कोई तत्व हो या पदार्थ, यहाँ पदार्थ भी कह सकते हैं, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पदार्थ है, ये देखिएगा ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, इसका एक इकाई इधर ले लीजिए, एक इकाई एक यूनिट इधर, एक यूनिट इधर, एक यूनिट इधर, इसको निकाल लीजिए और इसका द्रव्यमान पता कर लीजिए। क्या पता कर लीजिए? द्रव्यमान। तो जो इसका द्रव्यमान होगा वही इसका आयतन होगा। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई मतलब एक इकाई, एक यूनिट इधर ले लीजिए, एक यूनिट इधर, एक यूनिट इधर, और इसको निकाल लीजिए और पता कर लीजिए इसका आयतन कितना है। जितना इसका आयतन होगा उतने ही उसका घनत्व होगा। घनत्व बराबर होता द्रव्यमान बटे आयतन। अगर द्रव्यमान मालूम हो और आयतन तो घनत्व आसानी से निकल जाएगा। इसको घनत्व को डी से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को एम से और आयतन को वी से, तो डी इक्वल टू एम बाई वी होता है। ठीक, अगला समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक है गलनांक। वह तापमान जिस पर ठोस पिघलने लगता है। कोई ठोस है जिस तापमान पर पिघलने लगे उसे उस ठोस का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ है, बर्फ ये ठोस है। अब इसको रख दीजिए, जिस ताप पर ये पिघलना शुरू कर दे उस ताप को आप क्या कर लीजिए, नोट, उस पदार्थ का क्या होगा, गलनांक होगा। वह तापमान जिस पर ठोस पिघलने लगता है उस ठोस का क्या कहते हैं, गलनांक। मतलब जिस पे वो पिघलना शुरू कर दे वो उसका क्या हो जाएगा, गलनांक। अगला आता है गुप्त उष्मा। वह उष्मा जो कणों के बीच आकर्षक बल को तोड़ने में प्रयुक्त होती है। जैसे देखिए ये कण है, ध्यान दीजिएगा, और इनके बीच कौन सा बल लग रहा है, आकर्षक बल। और इन आकर्षक बलों को तोड़ने में जिस उष्मा को प्रयोग किया जाता है तथा अवस्था में परिवर्तन कर देती है। जब ये देखिए इनके कणों के बीच आकर्षक बल लगा है और इसके उसमें एक उष्मा होगी जो इनके आकर्षक बल को क्या कर देगी, तोड़ देगी। तो जब इनके आकर्षक बल तोड़ देंगे तो इनका अवस्था चेंज हो जाएगा, अर्थात ये द्रव से गैस में या ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में बदल जाएंगे। इस प्रकार इनकी अवस्था परिवर्तित हो जाएगा, जबकि उस दौरान तापमान स्थिर रहता है, उसे कहते हैं गुप्त उष्मा। उसे कहेंगे गुप्त उष्मा। जो तापमान रहेगा वो बदलेगा नहीं, स्थिर रहेगा, जितना है उतने पर रहेगा, उससे कहेंगे गुप्त उष्मा। फिर से समझिए, वह उष्मा जो कणों के बीच आकर्षक बल को तोड़ने में प्रयुक्त होती है, मतलब प्रयोग किया जाता है। देखिए ये कण है, इनके बीच आकर्षक बल लग रहा है और इसमें जिस उष्मा का प्रयोग किया जाएगा इन दोनों को तोड़ने के लिए, तथा अवस्था में परिवर्तन कर देती है। इनकी अवस्था भी चेंज होंगे, ठोस से द्रव हो जाएगा, द्रव से ठोस हो जाएगा, द्रव से गैस हो जाएगा, द्रव से ठोस हो जाएगा। इस प्रकार इनकी अवस्था भी बदल जाएगा, परंतु उस दौरान तापमान स्थिर रहे, उसे कहते हैं गुप्त उष्मा। ठीक, अगला हेडिंग समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला हेडिंग है क्वथनांक। वह ताप जिस पर द्रव बनने लगता है। वह ताप जिस पर द्रव मतलब द्रव पदार्थ जो होते हैं जिस ताप पर उबलने लगते हैं उसे कहते हैं क्वथनांक। जैसे पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्या है, क्वथनांक। अगर आपसे कोई पूछे जल का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे उसका कहते हैं क्वथनांक। अगला है ऊर्ध्वपातज पदार्थ। वह पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस में व गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। बात समझिएगा, वह पदार्थ जो ठोस अवस्था से, देखिए ठोस अवस्था से सीधे गैस में या फिर गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। जैसे पहला कपूर, आप कपूर ले लीजिए, कपूर क्या है, ठोस, उसको जला दीजिए, जलाने के बाद आप देखेंगे वो सीधे गैस में बदल जाएगा। तो कपूर ठोस है, वो सीधे किस में बदल गया, गैस। इसी प्रकार का आयोडीन, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन आदि बहुत सारे ऐसे हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाए या गैस से ठोस में बदल जाए, उन्हें कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। आपको याद रखना है, कपूर ठोस है, जला देंगे तो बदल जाएगा गैस में, तो ये क्या हो गया, ऊर्ध्वपातज पदार्थ। ठीक, अगला हेडिंग है ऊर्ध्वपातन पदार्थ। ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, सॉरी क्रिया रहेगा, ऊर्ध्वपातन क्रिया। वह क्रिया जिसमें ठोस गैस में व गैस ठोस में बदल जाते हैं उसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। सॉरी, यहाँ पदार्थ लिख गया, क्रिया रहेगा। वह क्रिया जिसमें ठोस गैस में, गैस
ठोस में बदल जाते हैं उसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। जैसे आपने कपूर को जलाया तो कपूर ठोस था, जला दिए तो किस में बदल गया, गैस में। तो जब गैस में बदल गया तो जो क्रिया हुआ उस समय, उस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन क्रिया। ठीक, अगला देखेंगे आपके सामने, अगला हेडिंग है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या, किसी द्रव की अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। कह रहा किसी द्रव के अपने क्वथनांक, जैसे पानी का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो पानी जो है, जल जो है, इसका वाष्पन होता रहता है, ये वाष्पित रहता है। जैसे तालाब में जो पानी भरा रहता है, क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है उसका तापमान? नहीं। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान पहुंच जाए तो पानी क्या होगा, उबलने लगेगा। लेकिन वो पानी उबलता नहीं, उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंचता, उससे कम ही रहता है। तो वही लिखा, किसी द्रव के अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन तालाब का पानी वाष्पित हो जाता था तो वाष्प में बदल जाता है, तो उसी को कहते हैं वाष्पीकरण। मतलब क्वथनांक के तापमान पर पहुंचने से पहले वो वाष्पित होने लगे, तो जिस ताप पर वाष्पित होगा, मतलब जो क्रिया होगी, उसे कहेंगे वाष्पीकरण। अच्छा, अगर तालाब का पानी वाष्पित ना हो तो उसका पानी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो उसका एक ही कारण है, वाष्पीकरण। तो क्वथनांक के पहले से उसका वाष्पीकरण हो जाता है और इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। अगला हेडिंग है हिमांक। हिमांक क्या है, वह ताप जिस पर द्रव जमने लगता है, वह ताप जिस पर द्रव जमने लगता है उसे हिमांक कहते हैं। अब जैसे जल की बात किया जाए तो जल 0 डिग्री सेल्सियस से जमने लगता है, जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू कर देता है, तो जल का जो हिमांक होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जिस ताप पर द्रव जमने लगे उसे उसका क्या कहते हैं, हिमांक। अगला आप समझेंगे, अगला हेडिंग है आपका डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला हेडिंग है हिमांक। वह ताप जिस पर द्रव जमने लगता है उसे हिमांक कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखेंगे तरलता, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। मतलब जो पदार्थ बहे उसमें तरलता है और जो ना बहे उसमें तरलता नहीं है। जैसे तेल ले लीजिए, कहीं पर डाल दीजिए तो बहेगा, तो तरलता है। पानी ले लीजिए, कहीं डाल दीजिएगा तो बहेगा। तो पदार्थ की जो बहने की प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है, उसी को कहते हैं तरलता। अगला हेडिंग समझेंगे हिमीकरण। वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव जो है ठोस में बदल जाता है, उसे उस पदार्थ का कहते हैं हिमांक, और इस घटना को कहते हैं हिमांकीकरण। क्या कहते हैं, हिमांकीकरण। ये हिमांकीकरण यहाँ पूछ रहा है, देखिए हिमांकीकरण, ये गलत लिखा हुआ है, हिमांकीकरण है। ठीक, वह तापमान जिस पर द्रव जो है, द्रव जैसे जल ठोस में बदलने लगे, तो जल 0 डिग्री सेल्सियस अगर उसका तापमान हो जाए तो वो ठोस में अर्थात बर्फ में बदल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को कहेंगे हिमांक, और इसे उस तापमान को कहेंगे हिमांक, और इस प्रक्रिया जिसके द्वारा ये द्रव ठोस में बदल रहा है उसको कहेंगे हिमांकीकरण। क्या कहेंगे, हिमांकीकरण। फिर से समझिए, वह तापमान जिस पर कोई द्रव, तो द्रव मतलब जल, ठोस में अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस में ठोस अर्थात बर्फ में बदलने लगता है तो उसे कहेंगे हिमांक, और जो ये बदलने की प्रक्रिया, जो घटना हो रही है, उसको कहेंगे हिमांकीकरण। ठीक, अगला हेडिंग आपके सामने है गलन। गलन क्या होता है, वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे गलन कहते हैं। वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ, जैसे बर्फ ले लीजिए, द्रव अवस्था में बदल जाता है, बर्फ बदल जाएगा किसमें, द्रव अर्थात जल में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा, तो इसको कहेंगे गलन। क्या कहेंगे, गलन। वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ जैसे बर्फ द्रव अवस्था अर्थात पानी में बदल जाता है, उसी को हम कहते हैं गलन। क्या कहते हैं, गलन। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्लास 9 कक्षा 9 के विज्ञान अध्याय 1 में दिए गए जो मुख्य हेडिंग थे, महत्वपूर्ण थे, जिनके बारे में मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास किया, और मेरी कोशिश भी रही कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं और आज के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।